हेलो विद्यार्थीगण, सो कैसे हैं आप लोग। फटाफट कमेंट करो कि आप सब मेरे इस वीडियो को कहां कहां से देख रहे हैं। इस वीडियो में आप पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो इस वीडियो में हम देखेंगे 1 से लेकर 80 तक एकदम वीवीआई प्रश्न जो कि इस बार बोर्ड एग्जाम में पूछने वाला है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे प्रश्न 1 से 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि फर्स्ट इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, यानी कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें से आपको केवल एक ही सही अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प यानी कि OMR में चिन्हित करना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए नीचे दिया गया है, यहाँ 1 पे 1 अंक मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग समझ ही गएंगे। चलिए तो हम इस वीडियो का पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है इसमें पहला प्रश्न होगा, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण मतलब सीधा सीधा दर्पण। ठीक है, तो उसका मतलब कि ये जो अगर मिरर होगा, ठीक है, ये मिरर है, ये मिरर है यानी कि सीधा सीधा। इस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, तो ये आपको बताना है। इसका फोकस दूरी जो है जो अनंत होगी, यानी कि दो मिरर एक साथ रख दे और इसके बीच में कोई भी वस्तु रख दे तो इसका जो बीच की दूरी जो है वो अनंत होगी, यानी कि बहुत सारा बनेगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न में है, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब जो है दर्पण के किस ओर बनते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा दर्पण के आगे बनते हैं। ठीक है, दर्पण के आगे बनते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, तो चलिए हम इसका नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है इसका, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तीसरा प्रश्न है, यदि आपतन कोण 30 डिग्री का हो, यानी कि ये जो है यानी कि आपतन कोण जो है ये 30 डिग्री का हो, ठीक है, तो परावर्तित किरण एवं आपतित किरण के बीच कोण होगा, यानी कि परावर्तित किरण यानी कि इसके बीच का कोण क्या होगा, तो ये कोण होगा 60 डिग्री का होगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है चौथा प्रश्न देख लेते हैं। एक दर्पण पर आपतित प्रकाश की चाल C है तो परावर्तित प्रकाश की चाल क्या होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D यानी कि C इसका आंसर होगा, यानी कि जो है वही रहेगा इसका आंसर। ठीक है, देखिए पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न है, गोलीय दर्पण में यानी कि गोल, ये जो दर्पण होता है गोल, ठीक है, क्रांतीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु लिया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C यानी कि ध्रुव पर होता है, यानी कि बीच में यानी कि बगल में जो होता है ना ध्रुव, वहीं पर होता है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वीडियो करते करते एक कॉल आ गया था जिसके कारण मुझे काटना पड़ा। चलिए इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। तो छठा प्रश्न है, जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है तो उसकी गति क्या होती है। सघन माध्यम से समझना है, तो जैसे कि यहाँ एक दलदल है, ठीक है, ये सघन माध्यम है। अब विरल माध्यम मतलब सूखा। जब सघन माध्यम में चलेंगे तो एकदम धीरे धीरे कदम चलेगा और विरल माध्यम चलेंगे तो लंबा लंबा कदम चलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा यानी कि A बढ़ती है, यानी कि दलदल में है छोटा छोटा कदम पड़ेगा और सूखा में जो है बड़ा बड़ा कदम पड़ता है, यानी कि बढ़ता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A बढ़ती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ 7वां प्रश्न, अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है। अपवर्तन के कारण जो है प्रकाश जो आती है और परावर्तित हो जाता है, यानी कि अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है, कौन सी राशि बदलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B तरंग दैर्घ्य इसका क्या होता है बदल जाता है। तो चलिए 8वां प्रश्न देख लेते हैं। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति क्या होगी, यानी कि 50 सेंटीमीटर वाले फोकस दूरी की लेंस की शक्ति क्या होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B यानी कि 2D। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है
नवा प्रश्न, तेलीय कागज होता है, तेलीय कागज कैसा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पारभासक। यानी कि तेलीय कागज जो है प्रकाश को पूरी तरह से आर पार नहीं कर पाती है, लेकिन फिर भी जो है प्रकाश थोड़ा बहुत आर पार हो जाती है, जिसे पारभासक कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 10वां प्रश्न है, प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है, यानी कि प्रकाश की चाल न्यूनतम किस में होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कांच में प्रकाश की चाल क्या होती है? न्यूनतम होती है। तो इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। 11वां प्रश्न है, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भाग पर मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दृष्टिपटल। ठीक है, यही जो है वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, जिसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ जो है वस्तु का प्रतिबिंब बनता है दृष्टिपटल, जो कि आंख के पीछे रहता है। अगला देख लेते हैं। 12वां प्रश्न है, नेत्र का पारदर्शी अग्र भाग क्या कहलाता है? यानी कि आंख का जो है, आंख का आगे वाला भाग जो है क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी में दिया है कार्निया। इसे क्या कहते हैं? कार्निया कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न में है 13वां प्रश्न है, बाइफोकल लेंस द्वारा कौन सा दोष सुधारा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूर दृष्टि दोष। यानी कि बाइफोकल लेंस से दूर दृष्टि दोष को सुधारा जाता है, जिसको कि दूर की वस्तु एकदम स्पष्ट दिखाई देगी और नजदीक की वस्तु एकदम नहीं के बराबर दिखाई देगा। उसे क्या कहते हैं? दूर दृष्टि दोष कहते हैं। उसके इलाज के लिए बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न, रॉड्स कोशिकाएं किसके प्रति संवेदनशील होती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धुंधली रोशनी। यानी कैसा दिखाई देगा? धुंधली रोशनी दिखाई देता है। अगला देख लेते हैं। 15वां प्रश्न, ब्लाइंड्स स्पॉट में नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रॉड्स और कॉन्स। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 16वां प्रश्न, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज और विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? किस में नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुंडली में। कुंडली ही एक ऐसा चीज है जिसमें कि धन और ऋण दोनों नहीं होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जूल प्रति सेकंड, जो वाट के बराबर होता है। यानी कि जूल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? वाट होता है। इस शक्ति का ऐसा मात्रक भी क्या होता है? वाट होता है। जूल इसी को बोलते हैं। 19वां प्रश्न है, विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है। यानी कि विद्युत हीटर जो है वो किसकी बनी होती है? उसका तार जो है, यानी कि ऐसे ऐसे जो होता है तार, ये क्या चीज़ की बनी होती है? वो बना होता है नाइक्रोम की। यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए आगे देख लेते हैं। 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न क्या कहता है? तो 20वां प्रश्न कहता है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? तो इसे हम ऊर्जा कहते हैं। जो कि हमारे शरीर से कार्य करते वक्त निष्कासित होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। आगे देख लेते हैं। 21वां प्रश्न, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह की खोज किसने की? क्योंकि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह की खोज किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेड। किसने की? ऑस्ट्रेड। 22वां प्रश्न है, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काल्पनिक होती है। ठीक है, 23वां प्रश्न है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, यानी कि विद्युत धारा जिससे उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनरेटर, यानी कि जनरेटर जो है विद्युत धारा क्या होता है उत्पन्न करता है। आगे देख लेते हैं, आगे है 24वां प्रश्न है लघुपतन के समय परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है। लघुपतन के समय प्रतिरोध का क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुत कम हो जाता है, यानी कि घट जाता है। आगे देख लेते हैं, आगे है इसका 25वां प्रश्न है। 25वां प्रश्न क्या कहता है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक तत्व क्या है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक तत्व क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एल्यूमिनियम। ठीक है, इससे क्या होता है ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। पच्चीसवां प्रश्न है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक तत्व क्या है। इसका क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूरेनियम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। आगे देख लेते हैं, आगे है 26वां प्रश्न प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। प्रकृति में पृथ्वी का ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सूर्य। ये क्या है प्राकृतिक है, बाद की ये जो है ये सब क्या है कृत्रिम है, यानी कि नीचे से निकले, यानी कि कोयला और पानी और लकड़ी ये क्या है सब नीचे से है। बाद की सूर्य क्या है, सूर्य एक प्राकृतिक है जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। तो इसका 27वां प्रश्न है निम्न में किसका अर्थ जल होता है। निम्न में किसका अर्थ जल होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रो। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देख लेते हैं 28वां प्रश्न है, सॉरी इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं। 28वां प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, AgNO3, विलियम एक कॉपर धातु है। ठीक है, आगे देख लेते हैं 29वां प्रश्न साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊष्माक्षेपी। ठीक है, तो अगला प्रश्न इसका देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 30वां प्रश्न। तो चलिए देख लेते हैं 30वां प्रश्न निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अवक्षेपण। ठीक है, अवक्षेपण जो है ऑक्सीकरण की प्रक्रिया नहीं है। इस 31वां प्रश्न देख लेते हैं, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ा गया। इसका 31वां प्रश्न देख लेते हैं ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, C6H12O6। ठीक है, तो इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं 32वां प्रश्न निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं करता है, नहीं है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, PbNO3 होल 2 PbO प्लस NO2 प्लस O2। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही है। 33वां प्रश्न है कोई विलयन लाल रेडोस पत्र को नीला कर देता है तो उसका pH मान संभवतः क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 हो जाएगा उसका राइट आंसर। आगे देख लेते हैं
34वां प्रश्न, यशद पुष्प क्या है? यशद पुष्प क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ZNO। आगे देख लेते हैं 35वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन गैस छूने के पानी को दूधिया कर देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इस 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, CO2। आई होप कि आप लोग को यह समझ में आ रहा होगा। अगला देख लेते हैं 36वां प्रश्न, मधुमक्खी के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेथनोइक अम्ल, यानी कि इसको फार्मिक अम्ल भी कह सकते हैं। आगे देख लेते हैं 37वां प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, CaSO4 हाफ H2O। 38वां प्रश्न है, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लवण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। आगे देख लेते हैं 39वां प्रश्न होगा, निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होता है? किस में सबसे अधिक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, P। 40वां प्रश्न, क्यू प्राइस निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, CO। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही। आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, धन्यवाद।